अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब चला एसी, जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ क्या होता है, बदलता है, उसी को ना अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ बदलता है। एक एसी की अगर हम बात करें तो इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये 1 सेकंड में 50 बार अप डाउन करता है। डीसी की कोई आवृत्ति नहीं होती। इसमें ±3% की छूट होती है। कितना परसेंट की छूट होती है? ±3% की छूट होती है। किसमें? एसी में ±3% की आवृत्ति में छूट होती है। कुछ फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। उसमें हमने आपको बताया था कि एफ जो है वो 1/t के बराबर है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, और एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था ओमेगा बराबर 2πf। याद है? ओमेगा बराबर क्या बताए थे हम? 2πf, जहां एफ क्या है? आवृत्ति, ओमेगा कोणीय वेग। ओमेगा क्या है? उसके बाद हम लोगों के बीच जो बातचीत हुई थी वो डीसी डीसी जो जिसका दिशा और परिमाण समय के साथ नहीं बदलता, उसे हम लोग डीसी कहते हैं। डीसी हो गया बैटरी से जो जनरेट होता है, वो क्या है? डीसी। आवृत्ति, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, ओमेगा बराबर 2πf। इसके बारे में हमने कहा था कि अलग से हम बताएंगे आपको। तत्कालिक मान होता है किसी निश्चित समय पर का मान, किसी निश्चित समय पर का मान तत्कालिक मान है ना। और उसके बाद है शिखर मान। शिखर मान वह मान है जो आधा साइकिल में जो महत्तम मान होगा वही शिखर मान है। शिखर मान पॉजिटिव में भी होगा, निगेटिव में भी। वर्ग माध्य मूल मान यह बताता है कि एसी जो है कितने मान वाले? डीसी के बराबर। आई आर एम एस बराबर होता है फॉर्मूला 0.6707 इंटू आई मैक्स, या 1/√2 इंटू आई मैक्स। यही होता है। ये जितना भी यंत्र से हम नापते हैं सब आरएमएस मान नापता है। गणना के लिए हम लोग औसत मान का यूज करते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था औसत मान हो गया, जितने भी तत्कालिक मान हैं सबका औसत निकालेंगे, वही औसत है। इसका फॉर्मूला होता है 0.637 इंटू आई मैक्स, या 2 I max/पाई, या इसी को हम लिखते हैं 2 E max अब बटे क्या? पाए। गणना करने के लिए हम लोग औसत मान का प्रयोग करते हैं। फिर है एक होता है चला शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक, एक होता है रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर, एक होता है पिक फैक्टर, एक होता है फॉर्म फैक्टर। एक होता है पिक फैक्टर और एक होता है चला जी फॉर्म फैक्टर। पिक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। पिक फैक्टर क्या होता है? चला पिक फैक्टर की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स बटा आई आर एम एस, यही ना होता है, या ई मैक्स वोल्टेज के टर्म में ई आर एम एस। अब फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आई आर एम एस बटा आई मैक्स, आई आर एम एस बटा आई एवरेज। ई होता है ई आर एम एस बटा ई एवरेज। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये दोनों दो फैक्टर है, औसत है, अनुपात है। फॉर्म फैक्टर पहले तो शिखर गुणांक या श्रृंग गुणांक, पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के शिखर मान एवं आरएमएस मान के अनुपात को पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। आई मैक्स बटा आई आर एम एस या ई मैक्स बटा ई आर एम। इसका जब वैल्यू पुट करिएगा इसका दोनों का, तो वैल्यू निकल कर कितना आएगा? 1.414।
जैसे आई मैक्स बटा आई आर एम एस है, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आई मैक्स से रहेगा, इसका वैल्यू आई आर एम एस का क्या होता है, आई मैक्स बटा √2 न होता है। बोलिए, तो ये आई मैक्स कट जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है। √2 का वैल्यू कितना होता है, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि पीक फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.414। कितना होता है, 1.414। अब फिर है शिखर गुणांक या पीक फैक्टर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.414। क्योंकि आई मैक्स से रहेगा, आई आर एम एस के बदले हम लोग लिख सकते हैं आई मैक्स बटा √2। बोलो रे, और रूप गुणांक होता है आई आर एम एस बटा आई एवरेज या ई आर एम एस बटा ई एवरेज, इसका वैल्यू होता है 1.11। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, के एफ से। वोल्टेज तथा धारा के लिए यह क्या होता है समान, देखो वोल्टेज के लिए धारा के लिए दोनों के लिए इतने ना है 1.11। इसका कुछ टेबल है चला जिसको आपको याद रखना है। देखिए एक मिनट इधर, हम लोग जो एसी यूज करते हैं, एसी का ग्राफ तो ऐसा ही ना होता है, साइन वेव भी ऐसा ही होता है, साइन का ग्राफ भी यही होता है। कोसाइन का ग्राफ आप देखिएगा ऐसा होता है, कोसाइन का ग्राफ है यानी कॉस का ग्राफ है, और साइन का ग्राफ कहिएगा तो ऐसा होता है। बोलो हाँ या ना, ये किसका ग्राफ है, कॉस का, ये किसका ग्राफ है, साइन। आप गौर से देखिए, इस साइनोसॉइडल मतलब हो गया एसी, साइनोसॉइडल मतलब हो गया एसी। एसी के लिए हम लोग जो आरएमएस मान है आई एम बटा √2 है, यही ना फॉर्मूला है। आपको आई एम दे देगा, √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414, तब कह देगा बताइए आरएमएस मान कितना, नहीं निकाल दीजिएगा। एवरेज मान होता है 2 बटा पाई, आई क्या है, मैक्सिमम मान। फॉर्म फैक्टर कितना है 1.11, पीक फैक्टर कितना है 1.414। कब, जब साइनोसॉइडल वेव्स यानी एसी होगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो ये होगा, फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो ये होगा, एफडब्ल्यू बोले फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टेंगुलर वेव होगा तो ऐसा होगा, ट्राइंगुलर वेव होगा तो ऐसा हो। अब ये दोनों मामला जो है ये आप पढ़िएगा 17 नंबर चैप्टर में, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ये दोनों पढ़ना नहीं है, तो आपको मेनली जो याद रखना है वो दोस्त इसको रखना, क्योंकि महा भी आई है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पूछ देगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। कौन सा वाला याद रखना है, साइनोसॉइडल। कौन सा वाला याद रखना है, चला साइनोसॉइडल। अब आ जाओ, एक होता है चला इन फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज। अभी क्या होता है, जैसे एक बात बताइए, वोल्टेज जाएगा तो करंट जाएगा, वोल्टेज के कारण करंट की, करंट के कारण वोल्टेज, वोल्टेज के कारण करंट की, करंट के कारण वोल्टेज। अच्छा एक बात, बैटरी में वोल्टेज होगा तब ना करंट का प्रवाह होगा। अब वोल्टेज कहां से आता है, चार्ज से। ग्लास नहीं छोड़िएगा, नहीं बुझाएगा, पहले कह देते हैं वोल्टेज, हाँ हाँ हेलो। अगर चला, एक होता है इन फेज, एक होता है आउट ऑफ फेज। इन फेज का क्या मतलब है, इन फेज का मतलब है जितना देर में वोल्टेज अपने मैक्सिमम तक पहुंचेगा उतना देर में करंट भी अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, तो उसको हम लोग इन फेज कहते हैं।
अगर वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, या वोल्टेज पीछे है करंट आगे है, तो उसको हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। इन फेज, आउट ऑफ फेज। ये क्या है गुरुजी? जैसे अगर ये मान लीजिए करंट का ग्राफ है, ठीक है, और ये दोस्त मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। जितना देर में करंट मैक्सिमम तक पहुंचा है उतने टाइम में ये टाइम एक्सिस है। इस एक्सिस पे वोल्टेज या करंट। ये इन फेज का ग्राफ है। जब आउट ऑफ फेज का ग्राफ आप देखिएगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये आउट ऑफ फेज है। अगर ये वोल्टेज और ये करंट है, ये इन फेज है। एक होता है चला लीड करना, एक होता है लैग करना। जैसे अभी चेन्नई लीड कर रहा है और मुंबई लैग कर रहा है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। गुजरात चला जीत जाए हमको दुख नहीं होगा, मुंबई जीत जाएगा तो एक दिन का शोक मनाएंगे हम, और कोई क्लास नहीं लेंगे। देखो, रात में चला मैचेस सेट था तो उसके बारे में क्या कहना। 3-3 गो रन आउट करवा दिया दीपक हुड्डा। नहीं तो कल भी मैच हम लोग जीतले थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कल सुबह होगी। आप फिर गुजरात टाइटंस के सामने आना पड़ेगा। ओकरा से अगर बच गया तो दादाजी बैठे हैं, फिर 28 को चेन्नई के सामने आना होगा, तभी ट्रॉफी ले जाएगा। सब टीम के पप्पा। गौर फरमाइएगा, इन जब झगड़ा हो जाएगा अभी। अगर इन फेज है तो जितना देर में वोल्टेज मैक्सिमम तक पहुंचेगा उतना देर में करंट भी मैक्सिमम तक पहुंचेगा। चल गया। उसको इन फेज कहते हैं। मुंबई अगर जीत गया अंचला, शनिवार का क्लास एकदम नहीं होगा, रविवार को फाइनल है ना, सोमवार का नहीं होगा। वोल्टेज और करंट की अगर हम बात करें तो जितना देर में वोल्टेज वाला ग्राफ महत्तम पर पहुंचेगा उतने समय में करंट वाला ग्राफ भी महत्तम तक पहुंचेगा, तो उसको हम इन फेज कहेंगे। क्या कहेंगे? आज दोनों अगर आगे पीछे हो गया तो आउट ऑफ फेज हो। अब एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग। लीड करना मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे चेन्नई लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब आगे बढ़ रहा है। मुंबई लैग कर रहा है मतलब वो क्या है, पीछे है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि लीड करना मतलब आगे बढ़ना, और लैग करना मतलब पीछे। लिख लो, लीड करने का अर्थ होता है लीड करने का अर्थ होता है आगे बढ़ना, और लैग करने का अर्थ होता है
पीछे आना। लीड करने का अर्थ होता है आगे जाना, लैग करने का मतलब पीछे आना। लीड करना मतलब पहले पहुंचना कि बाद में पहुंचना, और लैग करना मतलब बाद में पहुंचना ना। लीड करना मतलब चला पहले पहुंचना, और लैग करना मतलब बाद में पहुंचना। बोलन दे। अब देखो, इसमें तो ना लीड, ना कोई आगे पहुंचा है ना पीछे, दोनों साथ साथ गया। तो कोई लीड लैग किया? जैसे गुजरात और चेन्नई साथ साथ था, तो साथ साथ था, तो कोई लीड और लैग नहीं किया। लेकिन एक आगे बढ़ जाएगा दूसरा पीछे रह जाएगा, या एक पीछे रह जाएगा दूसरा आगे रह जाएगा, तो वहां लीडिंग लैगिंग की बात होगी। जैसे यहां आगे पीछे हो गया, यहां या तो आउट ऑफ फेज होगा, तो दो बातें होंगी, या तो लीड होगा या तो लैग। नहीं, लेकिन इसमें तो इसको हम लोग कहते हैं इन फेज, मतलब दोनों सेम फेज में है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट। अब जब आउट ऑफ फेज हो जाता है चला, तो उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे जो होना चाहिए वही हो रहा है, तो कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं। एक बात बताइए, कभी घटा हुआ चीज को कंट्रोल करते हैं कि बढ़ा हुआ चीज को कंट्रोल? कोई चीज बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। बोलो ना रे। तो अगर वोल्टेज को कंट्रोल करना है या करंट को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं। आप ये बीच में कोई डिवाइस लगा दीजिए, यहां से करंट मान लीजिए 10 एम्पियर का जा रहा है, आउटपुट में हम 5 एम्पियर ले रहे हैं, तो यहां अगर 9 एम्पियर भी होगा तो यहां 5 एम्पियर मिलेगा। ऐसा भी डिवाइस। यहां अगर 12 एम्पियर हो जाएगा तो यहां 5 एम्पियर मिलेगा। इसका मतलब ये करंट को क्या किया? कंट्रोल किया। क्या किया? जैसे चला, कोई भी चीज को आप कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं मतलब क्या करते हैं? कम करते हैं। पीछे लाते हैं कि आगे ले जाते हैं? जैसे हम आपसे पीछे हैं कर मतलब ये भी हुआ कि आप हमसे आगे हैं। हम आपसे गरीब हैं करी मतलब हुआ ना कि आप हमसे अमीर हैं। एगो बात कह रहे हैं, पैसा चला, कोई यहाँ गरीब अमीर नहीं है। जे तोरा अमीर दिखता है ना, वो कहीं पर बहुत दरिद्र है। बात खाली आती है कि तुलना केकरा से हो रहा है। ठीक ना? कि कोई यहाँ अमीर गरीब नहीं है। हाँ, लेकिन चला तुम जहां हो वहां अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम अमीर है। अभी एक लड़का नीचे आया है, हाँ रो रहा है ना धुन, उसको बैठाए हैं। एगो बैग है, ओकरा में 2 गो कपड़ा है, 2 पीस कपड़ा। क्या है नहीं है, एकदम थपचल है बैग। और हम 3 गो किताबों है। ओकर चचा को जो है, ओकर पप्पा को चचा उचा सब मिल के मार दिया। केस उसमें सब पैसा खत्म हो गया। बोला कल सर ऐसा स्थिति था कि मेरे घर में हम और माँ क्या बना के खाते ये नहीं था। अब बहन भी है, एक बहन है, एक भाई है, माँ है, वो लड़का खुद है, पापा तो मारे चले गए। अब वो रात में जो खाना बना के खाता न चला, ओकर गड़बड़ी था। झूठ तो इस हद तक कोई नहीं बोलता है। इतना झूठ थोड़े कोई बोलेगा। कोई जाके कहेगा कि मेरे साथ ही स्थिति है। अब वो लड़का तब क्या करता, बेचारा ऑनलाइन कोर्स ले लेके, बोला महुआ बेच बेच के जो है 1,000 जमा किए, तो ऑनलाइन कोर्स लिए, कोर्स लेके पढ़ रहे थे। लेकिन सब मिलके हमको भी मारने का जुगाड़ कर रहा था। तब मम्मी हमको भगा दी कि तुम चल जाओ, हम लोग जैसे होगा रह लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, कहीं मजदूरी कर लेंगे। अब बोला जिंदगी में मम्मी कभी मजदूरी नहीं की थी, लेकिन सर कल से मम्मी मजदूरी करेगी। तो सोच लो कितना मार्मिक दृश्य होगा वो। कोई लगातार मजदूरी करता है तो उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कभी नहीं किया, वो किसी के यहाँ जाके काम करना उसके लिए कितना टफ होता है। वो बच्चा 50 टका उसको टेम्पू भाड़ा खाली माँ उसको दे दी है। ये रियल कहानी है, फेक नहीं है। नीचे बैठल है लड़का, वो लड़का टेम्पू से 50 टका आया, ट्रेन पकड़ा, बिना टिकट के पटना आया,
टिकट वाला टिकट के लिए पूछा तो उसको किताब कॉपी सब दिखाया कि हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे पास ऐसा ऐसा स्थिति है। उसको छोड़ दिया टीटी, तब वो मेरे पास पहुंचा। ऐसा ये वो नहीं है, ये डेली के बात है। जैसे तुम्हारे लिए तो ये कहानी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, मेरे पास तो चला ये डेली यही है। जकरा मदद लगभग को तो करिए देते हैं, किसी तरह पहले उसको देते हैं डोज कि तुम काम करो, दूसरे जगह काम पकड़ो, फिर देखते हैं घूम के आया है मेरे ही पास, नहीं मिला ओकरा काम, फिर ओकरा कहते हैं नहीं कल जाओ फिर तुम काम खोजो। लास्टली जब लगता है कि कहीं नहीं कुछ मिलेगा तब ओकरा काम दे देते हैं। और ऐसा ऐसा लगभग 250 लोग हैं जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त आप अपने आप को लकी समझ, और घटता हुआ एक ही समय में अपने शिखर मान बोले तो महत्तम मान पर पहुंचता है, तो वे इन फेज राशियां कहलाती है, यानी उनके बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 0। आउट ऑफ फेज, देखो ये आउट ऑफ फेज है, इन फेज है, ये चला आउट ऑफ फेज है। तुम कहोगे नहीं इन फेज है, देखो ई अगर 5 सेकंड में महत्तम पर पहुंचाती, 7 सेकंड में महत्तम पर पहुंचाती, आउट ऑफ फेज हो गया। बोलो रे, ई तो साफे आउट ऑफ फेज है। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के अंतर पर, साथ साथ बढ़ती घटती है लेकिन कुछ अंशों के अंतर पर यानी थीटा पर अपने शिखर मान पर पहुंचती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज कहते हैं। अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेचर कहते हैं। अगर फेज का अंतर जो है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्वाड्रेचर कहते हैं। और अगर 180 डिग्री होगा तो इसको आउट ऑफ फेज कहते हैं। 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, आउट ऑफ फेज होगा। 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेचर। 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, आउट ऑफ, क्योंकि 180 होगा तो एगो इधर जाएगा एगो इधर आएगा तब ना होगा, चला ये आउट ऑफ फेज हो गया। अगर हम इन फेज का कोई बातें नहीं रहा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेचर, 180 डिग्री होगा तो आउट ऑफ फेज। अगर दोनों राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, क्वाड्रेचर, तथा 180 डिग्री हो तो क्या होगा, एंटी फेज। एंटी मतलब एक दूसरे के विपरीत। अब अग्रगामी और पश्चगामी देखो, ये इन फेज है। अगर रेजिस्टेंस रहेगा ना, चला केवल रेजिस्टेंस रहेगा तो इन फेज है। ये देखो इसमें लैगिंग है करंट का, करंट देखो ये लैग कर रहा है। इसमें आओगे तो इसमें लैगिंग है करंट का, किधर गया, ये लैगिंग है करंट का, करंट जो है सेम टाइम में लैग कर रहा है। ये इन फेज है, ये या तो लीडिंग है या तो क्या है, लैगिंग। लीडिंग मतलब आगे जाना, लैगिंग मतलब पीछे आना। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा, बताओ जो लीडिंग होगा वो पहले अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, जैसे चेन्नई। जो लीडिंग होगा वो क्या करेगा, कहते हैं वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा, मुंबई की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, लीडिंग। अब वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में मुंबई अपने शिखर मान पर पहुंचे, उसे हम क्या कहते हैं, लैगिंग। नहीं रे, जब बाद में पहुंचेगा वो लैगिंग, और जो पहले पहुंचेगा वो लैगिंग। देखो चुट्टा लिखता है आपका पेट निकल गया, अब देखो ब्लॉक कर देते हैं। बताओ पेट मेरा निकल गया है, हाँ पेट, चुट्टा चुरवा सब कहीं। देखो अरे कुपोषित नहीं है ना हम बचपन से ही चला, न मोटे न पतले, बीच में है। तुम लोग छोटा खाता पीता है नहीं,
हम लोग भर पेट खाते हैं। तो या तो पहले पहुंच जाएगा तो लीडिंग, अब बाद में पहुंचेगा तो लैगिंग, एक साथ पहुंचेगा तो इन फेज। अब देखो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिरोधी परिपथ। एक बात बताओ, तार है तो ओकरा में प्रतिरोध होबे करेगा। ऐसा कोई तार है जगह में विरोध न हो? चांदियों के तार ले लोगे तो कुछ ना कुछ विरोध होबे करेगा। हर तार में प्रतिरोध होता है, विरोध होता है। हर तार में, हर तार में क्या होता है चला? प्रतिरोध। हे रे, हर तार में प्रतिरोध या क्या होता है? विरोध होता है। अब देखो, तार है तो विरोध होबे करेगा। क्या है तुम? तार है तो विरोध होबे करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक होता है प्रतिरोधी परिपथ। एगो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आई बराबर हमेशा होता है V/R, ओम्स के नियम के अनुसार। ओम का नियम कहता है आई बराबर V/R। इसमें कोई चला ऐसा भी है जिसका पहला चैप्टर छूटा हुआ, पहला नहीं, थर्ड चैप्टर छूटा हुआ है? कितने लोगों का थर्ड चैप्टर छूटा हुआ है? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनका जिनका छूटा हुआ है हमसे अलाउ करवा लेंगे और 5 से 6 में आके पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे न तो आपका फिर स्टार्ट होने वाला है मोटर जनरेटर, समझ में नहीं आएगा। थर्ड नंबर चैप्टर जिसका जिसका छूटा है हमसे अलाउ करवा लेंगे 10 से 11 में या 12 से 1 में आकर के, ठीक है? और शनिवार से स्टार्ट होगा, आप आके पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कितना नंबर चैप्टर? 3, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो चला, एगो प्रतिरोधी परिपथ होता है। तो प्रतिरोधी परिपथ होगा तो इसमें केवल प्रतिरोध होगा। क्या होगा चला? ई क्या है? अगर ऐसा दिया हुआ है इसका मतलब समझ लो ये एसी पावर सप्लाई है। ये क्या है चला? और अगर ऐसा दिया हुआ है तो समझ लो डीसी पावर सप्लाई। ये समझा कि नहीं? अरे ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा नहीं होता है। ये हो गया एसी पावर सप्लाई, ये हो गया डीसी पावर सप्लाई। बोलन रे, तो ये कौन पावर सप्लाई है? क्लियर है ना? ये हो गया प्रतिरोधी परिपथ। प्रतिरोधी परिपथ उस परिपथ को कहते हैं जिसमें केवल प्रतिरोध, केवल रेजिस्टेंस लगाओ। अच्छा चलो देखो, ये हो गया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर। सबका चला अपना अपना काम है। आप कहिएगा क्या काम है? तो देखिए, ये किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करता है। देखिए चला जी, कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल करना और घटाना बढ़ाना दोनों में अंतर है। जैसे आप घर में रखे चावल को घटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन अगर नियंत्रित कर रहे हैं तो उतने घटा बढ़ा रहे हैं जिससे हमारा काम चल जाए। नियंत्रित करना फिर अलग बात है। बोलो रे, नियंत्रित करना और घटाना बढ़ाना दोनों एक साथ होगा जरूरत के हिसाब से, तो उसको नियंत्रित करना कहते हैं। अच्छा, चावल हमको डेली भूख लग रहा है, हम डेली खा रहे हैं, तो वो नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन चावल जितना जरूरत है उतने खा रहे हैं, जितना चाहिए उतने ला रहे हैं, तो नियंत्रित कर रहे हैं। अरे बुझा रहा है? घटना बढ़ना, जैसे हमारा पेट नियंत्रित है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो चला, ई कंट्रोल नहीं करता है,
लेकिन ये जो कैपेसिटर है ना, ये कहीं पर भी लगा दीजिएगा तो ये वोल्टेज को नियंत्रित करता है। वोल्टेज को क्या करता है? अधिकतर नियंत्रित करना मतलब होता है पीछे लाना। कहां लाना? पीछे लाना। ई जो है इसको कहते हैं रजिस्टर, इसको कहते हैं कैपेसिटर, ई हो गया इंडक्टर। ई धारा नियंत्रित करता। ठीक है, तो धारा नियंत्रित करता मतलब धारा को पीछे लाता कि आगे ले जाता? पीछे लाता। तुमको याद ही नहीं रहेगा कौन क्या नियंत्रित करता, तो याद रखो। देखो, इंडक्टर जानते हो किसको कहते हैं? रजिस्टर किसको कहते हैं? जो विद्युत धारा का विरोध करे, जो विद्युत धारा का क्या करे? विरोध करे, उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। कैपेसिटर कहते हैं जो आवेश को एकत्रित करे। 3rd नंबर चैप्टर में पढ़ाए थे हम। जो आवेश को एकत्रित करे उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर। इंडक्टर होता है चला जो ऊर्जा को एकत्रित करे। जो किसको एकत्रित करे? इंडक्टर होता है जो ऊर्जा को क्या करता है? एकत्रित करता। और ये मेनली किसको कंट्रोल करता है? करंट। इंडक्टर किसको कहते हैं चला? इंडक्टर जब तार को क्वाइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसको हम इंडक्टर यानी प्रेरक कहते हैं। कितने लोग 3 नंबर चैप्टर पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? तो वहां कैपेसिटर के बारे में बताए थे, ये एक विद्युत स्थैतिक युक्ति है जो आवेश को संग्रहित करता है। नहीं बताए थे? प्रतिरोध वह होता है जो विद्युत धारा का विरोध करता है। इंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये ऊर्जा को एकत्रित करता है। स्पार्किंग स्विच ऑन ऑफ करने पर जो स्पार्क होता है वो इंडक्टर के कारण ना होता है। ये करंट को कंट्रोल करता है, इसको इंडक्टर कहते हैं। जब तार को कॉइल के रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टर। क्या कहते हैं? जब तार को कॉइल के रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं चला? इंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तार को कॉइल के रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इंडक्टर। अब तुमको याद ही नहीं रहेगा कौन किसको कंट्रोल करता है, तो आप याद रखिए इंडक्टर आई से सूचित किया जाता है, आई को कंट्रोल करता है। जरा घर में जे रहेगा ओकरे ना कंट्रोल करेंगे ना। हमारा घर में हमारा छोटका भाई है तो हम कंट्रोल कर देंगे। हमारा घर में शेर नहीं है तो वो कंट्रोल होगा? हमारा घर में जे है हम ओकरे ओकरे कंट्रोल करेंगे। तो आई हो गया तो आई को कंट्रोल करेगा, तो इसका मतलब सी जो है वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। जिसको कंट्रोल करेगा उसको पीछे लाएगा। बोलो, तुम दारू पी रहा है, थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो पीछे लाएंगे, ये आगे लेके जाएंगे। और रेजिस्टेंस किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करता। अब देखो, ये हो गया प्रतिरोधी परिपथ। कौन परिपथ? एक होता है कैपेसिटिव परिपथ या संधारित्र परिपथ। संधारित्र परिपथ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। कैपेसिटर लगा हुआ होगा तो कैपेसिटिव परिपथ, रजिस्टर लगा हुआ होगा तो रजिस्टिव परिपथ। अगर इंडक्टर लगा हुआ होगा, इंडक्टर लगा हुआ होगा तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेरणी परिपथ। कौन परिपथ? रजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण। बोलो ने। अब चला ध्यान देना। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसमें रजिस्टर भी लगा हुआ हो और कैपेसिटर भी लगा हुआ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई एक ऐसा भी सर्किट हो जिसमें रजिस्टर हो और इंडक्टर लगा हुआ हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक ऐसा परिपथ हो जिसमें रजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो। बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कैपेसिटिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। और इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं सी, इसको कहते हैं एल। तो इसको कहते हैं हम लोग आर सी सर्किट, इसको कहते हैं हम लोग आर एल सर्किट, और इसको कहते हैं आर एल सी सर्किट। बोलो रे।
सबका अलग अलग काम है। इसका काम है करंट को कंट्रोल करना, इसका काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना। कंट्रोल नहीं करोगे तो वोल्टेज अप डाउन होगा, तो आपका जो बोर्ड है ये भी भुकचुक भुकचुक मारेगा। अभी भुकचुक भुकचुक कर रहा है क्या? जबकि बाहर से जो वोल्टेज आ रहा है वो तो भुकचुक भुकचुक कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो गौर फरमाइएगा। लिखना नहीं है चला, समझो दिमाग में लिखाएगा, बहुत बार बताएंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। ये रेजिस्टिव सर्किट है, ये कैपेसिटिव सर्किट है, ये इंडक्टिव सर्किट है। इसको आर सर्किट कहेंगे, इसको सी सर्किट कहेंगे, एल सर्किट कहेंगे, आरसी सर्किट कहेंगे, आरएल सर्किट कहेंगे, आरएलसी सर्किट कहेंगे। कहीं कहीं पर, हाँ बोलिए चला जी। सी और हाँ कहीं नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। अब देखिए, हर सर्किट में ओम का नियम हम अगर लगाते हैं तो आई बराबर भी बाई आर, भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर क्या है? ओम का नियम है। कितने लोग जानते हैं ये बात? भी सब जानते हैं। भी बराबर क्या होता है? आई आर। तो हाथ काहे नहीं उठाया? हाथ का सही उपयोग कीजिए। भी बराबर क्या होता है? आई आर। नहीं होता है? ये सब जगह लागू होगा, लेकिन सबका अपना विरोध करने का विरोध अलग अलग होगा। सबका विरोध, जैसे इसका विरोध आर है ना? इसका विरोध फिर अलग है, इसका विरोध अलग है, इसका विरोध अलग है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस विरोध कर रहा है, इसमें कैपेसिटर विरोध कर रहा है। सबका विरोध एक होगा रे। हम अभी जा रहे हैं, कोई पतरका हमरा रोकेगा, कोई मोटका हमरा रोकेगा, दोनों में अंतर नहीं होगा? पतरका होगा तो कहेंगे हटो, मोटका होगा तो कहेंगे हट जाइए। दोनों में अंतर ना होगा? ये हमेशा ध्यान रखना चला, पावर का फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। तेरा सामने अगर कोई पावरफुल आदमी हो जाएगा, तुम अपने कहेंगे नहीं भैया हम कहाँ, लग जाएगा कमजोर। कहाँ है? की बोला रे? कहने का मतलब ये हुआ चला कि सबका विरोध अलग अलग है। इस सर्किट का विरोध अलग है, इस सर्किट का विरोध अलग है, इस सर्किट का विरोध अलग है, सब सर्किट का विरोध अलग अलग है, सब सर्किट का यूज अलग अलग है। कहां पर हमको कैपेसिटर लगाना है? आप जाइएगा अभी दुकानदार के पास, ये बल्ब मान लीजिए कोई ये भुकचुक भुकचुक करने लगेगा, सबसे पहले ये देखेगा कि भैया कैपेसिटर कौन सा उड़ गया, बोलो रे। आज जो कैपेसिटर उड़ गया ओकरा हटा देगा और नया कैपेसिटर लगा देगा, तो भैया तब कैपेसिटर में जब वोल्टेज इन होगा ओकर आउट जो है भुकचुक भुकचुक नहीं होगा। जैसा इन होगा आउटपुट ओकर फिक्स रहेगा, तो आपका भुकचुक भुकचुक नहीं हो न होगा। कभी कभार आपका मोबाइल भुकचुक भुकचुक करने लगता है, हम लोग कहते हैं गेल्लो, कहते हैं ना, क्योंकि चला वो तो माइक्रो प्रोसेसर का गेम होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है वो आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में जल्द खर्चा ज्यादा पड़ेगा, ठीक होगा लेकिन खर्चा ज्यादा। उसमें वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं, कुछ कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस हो गया। लेकिन इसमें तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों है, तो इसमें कैपेसिटर बोर्ड में लगा हुआ है। कहने का मतलब यह कहीं पर करंट को कंट्रोल करना। अब करंट क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि करंट अगर कंट्रोल नहीं कीजिएगा, अप डाउन होगा ना चला तो गरमाएगा। आप वोल्टेज कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो भुकचुक मारेगा। तो दोनों का अलग अलग मामला है, क्योंकि करंट के बढ़ने से हीट बढ़ता है। अगर मान लीजिए इनपुट सप्लाई में करंट कहीं पर बढ़ गया तो हीट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो करंट को भी कंट्रोल करना जरूरी है, अब वोल्टेज को भी कंट्रोल करना क्या है? जरूरी। क्लियर है? लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे यूज पे कि कहां पर करंट कंट्रोल करना है और कहां पर वोल्टेज कंट्रोल। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं चला, इसका अलग अलग जगह पर हम लोग यूज करते हैं। कहीं करंट कंट्रोल में, कहीं पर करंट और वोल्टेज दोनों को कंट्रोल करना है तो दोनों वाला युक्ति हम लोग लगा देंगे। किधर गया? दोनों जिसमें कैपेसिटर भी होगा और इंडक्टर भी होगा। बोलो रे। कहीं पर मान लो कि अभी हमारा घर में सप्लाई है 10 एम्पियर, ये बोर्ड को चाहिए 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर चाहिए, तो करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। 10 एम्पियर धारा का मात्रक है, 10 एम्पियर से 5 एम्पियर कर रहे हैं, तो धारा को घटा रहे हैं, धारा को घटा रहे हैं, तो इंडक्टर लगाना होगा उसके पथ में जिसका आउटपुट 5 एम्पियर हो। बोलन रे चला। अभी क्या हो रहा है चला, ये हमारे घर में जो सप्लाई है
ये 5 एम्पियर से 15 एम्पियर 20 एम्पियर तक जो घर में सप्लाई है, 5 एम्पियर से 20 एम्पियर। 20 एम्पियर कैसे होता है? जो सॉकेट होता है जिसको हम लोग पावर प्लग कहते हैं, जिसमें हीटर आयरन लगाते हैं, उसमें मोटा तार लगाया जाता है। तो मोटा तार लगाया जाएगा तब मोटा तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है। तो मोटा तार लगा दोगे क्षेत्रफल ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा का प्रवाह तेज हो जाएगा, धारा का प्रवाह तेज हो जाएगा तो वही आपको 15 एम्पियर मिल जाएगा। पंखा आपका 5 एम्पियर में, इसमें पतला तार लगल है। बोर्ड आपका 15 एम्पियर पे चल रहा है, तो 15 एम्पियर पे चल रहा है, इसमें मोटा तार लगल है। मोटा तार इसलिए लगाते हैं, मोटा तार के क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, अब प्रतिरोध घटेगा तो तेजी से धारा का प्रवाह होगा, तेजी से धारा का प्रवाह होगा तो हमको 15 एम्पियर मिल पाए। सप्लाई तो एक आया है, उसी से ना बांट रहे हैं। पतला तार में 5 एम्पियर, मोटा तार में 15। पतला तार होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा प्रतिरोध ज्यादा होगा, अब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो एम्पियर कम हो जाएगा। बोलो रे। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग सर्किट में कभी वोल्टेज कंट्रोल करना होता है, कभी करंट कंट्रोल करना होता है, कभी वोल्टेज को घटाना होता है, कभी करंट को घटाना होता है, कभी करंट को क्या करना होता है, बढ़ाना। उसी आधार पर हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस का काम है विद्युत धारा के मार्ग में विरोध करना। अगर रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो विरोध कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो विरोध ज्यादा होगा। कैपेसिटर का काम है विद्युत धारा को स्टोर करना और कंट्रोल वे में वोल्टेज का सप्लाई करना, तो वो ये काम करता है। इंडक्टर का काम है चला ऊर्जा को स्टोर करना और कंट्रोल वे में करंट का सप्लाई करना। बोलन रे। इंडक्टर आई को कंट्रोल करता है, कैपेसिटर वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जिसको जो कंट्रोल करेगा उसको पीछे लाए। और सब जगह आई बराबर V बाय R होगा, लेकिन अलग अलग जगह पर प्रतिरोध अलग अलग होगा, क्योंकि भैया अलग अलग लोगों की प्रकृति अलग अलग, अलग अलग यंत्र की प्रकृति भी अलग अलग। क्लियर है? आज की कार्रवाई। थैंक यू वेरी मच।